ऊंची कीमत वाले आर्ट प्रिंट्स कुछ लोगों के लिए ये एक शानदार इन्वेस्टमेंट है, तो कुछ के लिए एक सीधा साधा घोटाला। पर क्या ये मामला इतना ही ब्लैक एंड व्हाइट है? आज हम इसी के तह तक जाएंगे और इस पूरी विवादास्पद दुनिया के ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है कि ये एक तरह का स्कैम है। एक ऐसा धंधा जो कम जानकारी वाले भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाता है। लेकिन क्या पूरी कहानी बस इतनी ही है? शायद नहीं। तो अगर ये सिर्फ एक घोटाला नहीं है, तो फिर ये है क्या? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में उतरना होगा। हमें इसके इतिहास और उस सिस्टम को देखना होगा जिसने इसे आज का ये रूप दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बिजनेस मॉडल की जो शुरुआत थी वो असल में बहुत ही पॉजिटिव, बल्कि कहूँ तो क्रांतिकारी वजहों से हुई थी। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो लिमिटेड एडिशन प्रिंट्स का आइडिया है ये असल में आया कहाँ से। इसकी जड़ें कला को कुछ खास लोगों के दायरे से निकालकर हर किसी तक पहुंचाने की सोच में है। ये 60s, 70s और 80s का वो दौर था जब एंडी वॉरहॉल जैसे कलाकारों ने प्रिंट मेकिंग का इस्तेमाल किया। क्यों? ताकि कला को महंगी गैलरियों की दीवारों से उतारकर आम लोगों के घरों तक पहुंचाया जा सके। ये एक तरह की लोकतांत्रिक क्रांति थी कला की दुनिया में। तो इसका असली मकसद शोषण करना बिल्कुल नहीं था, जैसा आज कई लोग मान लेते हैं, बल्कि ये तो कला को लोकतांत्रिक बनाने का, आर्टिस्ट को एक रेगुलर इनकम देने का और कला को हर किसी के लिए सुलभ बनाने का एक जरिया था। और जानते हैं, ये सिस्टम काम भी कर रहा था। 90 के दशक में आर्टिस्ट योशिताका अमानो जैसे मामलों में एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस बना हुआ था जहां कलाकार, बेचने वाला और खरीदने वाला तीनों को फायदा होता था। देखिए, इस बैलेंस्ड मॉडल में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ था। कलाकार को अपनी मेहनत का सही पैसा मिलता था, बेचने वाले की एक अच्छी रेप्यूटेशन बनती थी और खरीदने वाले को एक कीमती कलाकृति मिलती थी। मतलब एक विन 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 सिचुएशन। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? इतना अच्छा संतुलित सिस्टम आखिर बिखर कैसे गया? प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब लोगों ने इस सफल मॉडल के कैसे वाले हिस्से की तो नकल कर ली, पर इसके क्यों वाले हिस्से को पूरी तरह से भुला दिया। मतलब उन्होंने ये तो सीख लिया कि बेचना कैसे है, पर वो ये भूल गए कि ये सिस्टम शुरू में सही और वैध क्यों माना गया था। और यहीं पर वो सबसे बड़ा और बुनियादी बदलाव आया। कला की कीमत अब मार्केट से तय नहीं हो रही थी, जहां आर्टिस्ट की शोहरत, असली डिमांड और इतिहास मायने रखता था। नहीं, अब कीमत बेचने वाला मौके पर ही तय करने लगा, जिसका असली मार्केट से कोई लेना देना नहीं था। तो इस टूटे हुए मॉडल ने धीरे धीरे एक ऐसी शोषण की मशीन कैसे बना दी जो इसमें शामिल हर किसी को, आर्टिस्ट से लेकर खरीदार तक, अपने जाल में फंसा लेती है। चलिए देखते हैं। इस मशीन को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए था वो आया आर्टिस्ट बनने की चाहत रखने वाले लोगों की भारी भीड़ से। जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो मोलभाव करने की ताकत अपने आप खत्म हो जाती है। ये ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। सबसे पहले कलाकारों की भारी सप्लाई उनकी मोलभाव करने की ताकत को कमजोर कर देती है। नतीजा, वो ऐसी शर्तों पर काम करने को मजबूर हो जाते हैं जो उनके खिलाफ होती हैं। इसका दबाव आता है बेचने वालों पर, जो फिर खरीदारों को एक ऐसी कीमत पर सामान बेचते हैं जिसका असली मार्केट से कोई वास्ता नहीं होता। इस सिस्टम में हर कोई नीचे की ओर धकेला जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि इस जाल को समझें कैसे? देखिए, इसकी चाबी किसी एक विलेन को ढूंढने में नहीं है, बल्कि खुद सिस्टम के डिजाइन को समझने में है। प्रॉब्लम की जड़ यही है। खरीदने वाले को सिर्फ अपने और बेचने वाले के बीच की बातचीत दिखती है। वो पूरी तस्वीर नहीं देख पाते कि आर्टिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट कैसा है या उस आर्ट पीस की असली मार्केट वैल्यू क्या है। तो ये विहंगम दृष्टि या बर्ड्स आई व्यू है क्या? इसका सीधा सा मतलब है सिर्फ सेल्स पिच को नहीं सुनना, बल्कि उसके पीछे के पूरे ढांचे को समझना। कीमतें कैसे तय हो रही हैं, असली पावर किसके हाथ में है और इस चीज की असल कीमत क्या है। और एक बात साफ समझनी जरूरी है, इस सिस्टम में फंसने का मतलब ये नहीं कि कोई बेवकूफ है, बल्कि ये सिस्टम भरोसे का शिकार करता है। ये ईमानदार, अच्छे इरादे वाले लोगों को सही तरीके से समझाकर मनाता है, और जब बाद में पता चलता है कि उस चीज की कोई रीसेल वैल्यू नहीं है तो वो बेचारे खुद को ही दोष देने लगते हैं। तो इस जाल को पहचाना कैसे जाए? कुछ सवाल हैं जो पूछने चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, इस चीज की कीमत आखिर तय कहाँ हो रही है? क्या एक खुले बाजार में, या बस इसी कमरे में, इसी बातचीत के दौरान?
दूसरा, पावर डायनामिक्स के बारे में सोचिए। इस पूरी डील में मोल भाव करने की असली ताकत किसके पास है? आर्टिस्ट के पास, बेचने वाले के पास या खरीदने वाले के पास? और आखिर में शायद सबसे जरूरी सवाल, क्या खरीदने वाले को जानबूझकर असली मार्केट और उसकी जानकारी से दूर रखा जा रहा है? क्या उसे उस चीज की असली रीसेल वैल्यू जानने से रोका जा रहा है? और जैसे ही ये सवाल पूछे जाते हैं ना, नजरिया एकदम से बदल जाता है। गुस्सा एक गहरी समझ में बदल जाता है। ये एहसास होता है कि ये कोई पर्सनल अटैक नहीं था। अरे, ये तो एक सिस्टम है जिसे काम करने के लिए ऐसा ही डिजाइन किया गया था। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हमें सोचना चाहिए कि ऐसे और कितने नेक इरादे वाले बिजनेस हैं जो कच्चे माल के तौर पर लोगों के अच्छे इरादों का इस्तेमाल करते हैं और जिनका डिजाइन बिल्कुल इसी तरह काम करता है।